ओके, जय हिंद बच्चों। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कल हमने बात की थी और टॉपिक को वहीं से उठाते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इतना आता है, ये डिराइव किया था हमने कल। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आता है, ये हमने डिराइव किया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, जब दो वेव्स सेम फेज में निकलेगी, किसी पॉइंट पी पे आएगी साइमल्टेनियसली, तो इस पॉइंट पी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन कर सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? वेव। कौन सी वेव? कोई भी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हमने कल सिमुलेशन भी देखा था, पानी के अंदर 2 बूंदे डाल दी थी हमने, साउंड लगा दिया था, स्ट्रिंग का भी हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पे हमें देखना है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या इन जनरल अगर लिखेंगे तो 2n पाई, जब n की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4 डालेंगे तो, ठीक है। n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये मिलेगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 पाई मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 0 हो, मतलब ये वाली सिचुएशन देखो बच्चों, फेज डिफरेंस कितना हो? 0 हो, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। फेज डिफरेंस 2 पाई हो, ये वाली सिचुएशन देखो, तभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। बता रहा हूँ फेज डिफरेंस 2 पाई कैसे देखना है। साथ साथ अगर फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो पाथ डिफरेंस भी देखना होगा। पाथ डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा। हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला वो एक बार देख लेते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को पकड़ो अभी के लिए। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई से दिखाएंगे, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, ठीक है। पहले हमने इसको डिराइव करके लिखा, डेल्टा फाई ऊपर से उठाया 2n पाई, यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे डेल्टा एक्स मिल गया n लैम्डा। अभी इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड किया, ठीक है। हम एक एग्जांपल से उसे समझते हैं कि मेरे पास एक वेव है, ठीक है। एक वेव अच्छे से बना लूँ मैं, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम कलर दे देंगे। इसको मैं कलर दे दूँ बस, ज़रूरी है चीज़, टाइम पास नहीं चल रहा। ठीक है, ओके। ये दो वेव्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है। मैंने कहा कि ये सिचुएशन में फेज डिफरेंस भी 0 है, पाथ डिफरेंस भी 0 है, ठीक है। वो समझाने की कोशिश है। अभी मैं थोड़ा इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, ये दोनों वेव्स का हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। दोनों सेम पॉइंट से निकली है, ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस नहीं मतलब ये चल क्यों नहीं रहा? पाथ डिफरेंस नहीं मतलब क्या है? ये और ये सेम पॉइंट से निकले हैं, मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फेज डिफरेंस भी 0, ये सिचुएशन में डेल्टा एक्स दैट इज पाथ डिफरेंस कितना है? 0। डेल्टा फाई कितना है यहाँ पे? वो भी 0। डेल्टा फाई कैसे देखते हैं? ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है। ये ऊपर है, इसका ये पॉइंट भी ऊपर है, टॉप पे, ठीक है। ये वाला देखो, ये भी नीचे है, ये वाला भी पॉइंट इसका नीचे। मतलब अगर एक सेम डिस्टेंस पे अगर मैं कोई लाइन खींचूँ, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं कोई लाइन खींचता हूँ, ये यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाली वेव का पॉइंट और नीचे वाली वेव का पॉइंट दोनों टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि फेज डिफरेंस 0 है। और एक सिचुएशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैंने इसको ही कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। मैं एक डिफरेंट फेज डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। एग्जांपल ये, यहाँ से ये हटा देते हैं, ये वाला भी हटा दिया, ठीक है। इस वेव को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐसा ऐसा रखता हूँ। अगर एक वेव आगे है, एक वेव पीछे है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। मैं थोड़ा इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ ताकि हम उसको बता सकें। मुझे बताओ, जब ये दो वेव्स पहले सिचुएशन में यहाँ पे आ रही थी, अब जो ये नीचे वाली सेकंड एग्जांपल वाली ये दो वेव्स जब यहाँ पे आएंगी, क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा? अभी भी तो दोनों वेव साथ में चल रही है,
देखो कोई भी दो पॉइंट्स देखो इसके साथ में चल रहे हैं, ठीक है, दोनों वेव्स का कैसा है, साथ में चल रहे हैं। फेज डिफरेंस कितना होगा ये जानकारी हमें लेनी, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमें देखना है, ठीक है। फेज डिफरेंस देखने के लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने देखा ये यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी इतना डिस्टेंस चल चुका है, ऑलरेडी इतना डिस्टेंस चल चुका है। ये वाला पॉइंट यहाँ से आगे है ना, ये वाला पॉइंट फर्स्ट, मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो वाला पॉइंट यहाँ पे आया है, राइट, यहीं से आया होगा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इतना डिस्टेंस घुमा होगा, राइट, इतना डिस्टेंस घुमा होगा, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों अभी साथ में चल रहे हैं, यहाँ से ये दोनों अभी साथ में चल रहे हैं, राइट। मतलब ये और ये पॉइंट को हम कंपेयर करें, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये ऑलरेडी उतना चल चुका है, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है। 360 डिग्री ऑलरेडी चल चुका है, एक पॉइंट 360 डिग्री ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इतना चल चुका है, एक्चुअली ऊपर वाला ज़्यादा चल चुका है, ये कहना चाहिए था मैंने। फिर से एक बार नेवरदलेस, ये वाला पॉइंट इतना चल चुका है, बी वाला पॉइंट वहाँ से उसे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये गया ऊपर, अगर ए पॉइंट यहाँ पे आता है तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ का फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों, π/2। फिर यहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ का फेज डिफरेंस कितना, π/2। तो टोटल कितना एंगल इसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ π/2, वहाँ से नीचे π/2 और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, टोटल 2 पाई का एंगल ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ से नीचे भी जाएगा, नीचे से ये ऊपर भी आ रहा है ना, तो यहाँ से दोनों साथ चल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आएगा, 2 पाई, ठीक है, ऑलराइट। और अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की मैं बात करता हूँ, पाथ डिफरेंस हम डेल्टा एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज़ नथिंग बट बराबर 1 वेवलेंथ, ये कंप्लीट एक वेवलेंथ है ना, मतलब डिस्टेंस कितना होगा ये लैम्डा। सो कितना पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में है, ये है लैम्डा, ठीक है। 2 पाई कैसे आया, यहाँ से यहाँ जाएगा π/2, यहाँ से ये इधर आएगा π/2, यहाँ से यहाँ आएगा π/2, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा π/2, 4 बार π/2 ऐड किया, कितना आया 2 पाई, ठीक है। कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0, 2 पाई, 4 पाई, ये टर्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तब पाथ डिफरेंस क्या क्या बनता है, 0 लैम्डा, ठीक है। और एक सिचुएशन लेते हैं, और एक सिचुएशन लेते हैं, यही वेव को उठाते हैं यहाँ से, लेट्स टेक दिस वेव ओनली, यहाँ पे रख दिया हमने, हटा दिया, नीचे वाली वेव को लेकर आते हैं यहाँ पे, ये हटा देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। पहली सिचुएशन ये थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये थी कंस्ट्रक्टिव। और अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा तो क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये सिचुएशन में ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखते, अगर दूसरी वेव इतनी दूर है, यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या मुझे बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लैम्बडा 2 लैम्बडा, तो दिस विल बिकम 2 लैम्बडा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना होगा, उसका डबल चला है ना, ये यहाँ पे था, ये 2 पाई था, ये अगेन 2 पाई, सो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना हुआ 4 पाई, और डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे 2 लैम्बडा, ठीक है। सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो हमें, कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस कुछ नहीं है, सेम पॉइंट से चलते हैं, या लैम्बडा या 2 लैम्बडा का डिस्टेंस से ये आगे पीछे चलते, तभी भी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। दिस इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डिस्टेंसेस आएंगे,
वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, वो होगा 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा। ठीक है, एन क्या है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो 0 पुट करोगे मतलब फेज डिफरेंस 0, तब पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 पाई का फेज डिफरेंस और 4 लैम्बडा का पार्ट हो, कैसे होगा पॉसिबल, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस 0 तो पार्ट डिफरेंस भी 0 है। ठीक है, ऑलराइट। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड आउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी की भी बात हमें करनी है। लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड की बात होगी, फेज डिफरेंस की बात होगी, पाथ डिफरेंस की बात होगी। ठीक है, जितना पॉसिबल था उतना मैंने इसके ऊपर क्लैरिटी देने की कोशिश की है। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे देखना है। ठीक है, पेजेस थोड़े ज़्यादा ही ऐड करने चाहिए थे हमने। अभी हम इंटेंसिटी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि उसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ और यहीं पे ये स्लाइड के अंदर हम बता देते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ओपन करता हूँ, इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, कोई बताए मुझे, हेल्प मी आउट। इंटेंसिटी अपॉन टाइम क्रॉस सेक्शन, वो दो पार्टिकल की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos cos phi. phi, yes, this is the formula, right। कोई भी एक कंडीशन लगा दो, मतलब फाई की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। ठीक है, ये फाई की वैल्यू मतलब डेल्टा फाई ही होता है, दैट फाई इज नथिंग बट डेल्टा फाई। दो इंटेंसिटी है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस ही होगा ना, इस फाई लिखेंगे कभी कभी, इसका मतलब ही डेल्टा फाई ही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डेल्टा फाई को हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये कंडीशन किसकी है, अगर मैं डेल्टा फाई को 0 पुट करता हूँ, ये कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। क्या एक ही कंडीशन है क्या, नहीं, तुम डेल्टा फाई को फिर 2 पाई पुट करो, तुम 4 पाई पुट करो, 6 पाई पुट करो, वो भी चलेगा। मैंने 0 पुट कर दिया तो इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी, इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस 0 1 होता है। तो ये गौर से देखोगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखोगे तो इफ़ आई राइट रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, तो मुझे यही मिलेगा आंसर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इंटेंसिटी। और मुझे बताओ इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल इट बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम होगी सर, कॉस लगा लिए मैक्सिमम बनना। यस, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत तेज़ हो रहा है, जब दो वेव साथ में आएंगी इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे डिस्प्लेस करेगी, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और इंटेंसिटी भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला अल्सो। हम मार्किंग कर रहे थे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को मार्किंग कर लेते हैं, ये नंबर 5, यहाँ से हमें ये नंबर 6 फॉर्मूला मिला। ये तो कंडीशन है, इसको फॉर्मूला नहीं कहेंगे, तो कंडीशन है। और ये हमें मिला फॉर्मूला नंबर 7। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, हेडिंग लगाया हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक ही सिचुएशन लेता हूँ यहाँ पे, इन दोनों को अगर लेकर आते हैं, इन दोनों को हम लेकर आते हैं, चलो भाई साहब आए, यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते इसको। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा,
मतलब क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या था? जब दो वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होंगे सेम फेज में तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये वाली कंडीशन थी किसी पॉइंट P पे जब ये आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? ये कंस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव होने के लिए इन्होंने ऐसा चलना चाहिए, ये वाली कंडीशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ अपोजिट चले, मतलब टॉप वाला पॉइंट और बॉटम वाला पॉइंट ऊपर नीचे है। इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पर्टिकुलर पोजीशन में देखो, इसका ये बॉटम वाला पॉइंट वैली और इसका पीक देखो, ये साथ चल रहे हैं। मतलब क्या है, जब ये वेव यहाँ पे आएगी तो वो इंस्टेंट पे वाइट वाली वेव इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगी, वही इंस्टेंट पे ये जो येलो वाली वेव P पॉइंट पे आएगी तो उसको वो ऊपर दबाने की कोशिश करेगी इस पॉइंट P को। उसमें होगा क्या, इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बस हमें इसकी अभी कंडीशन लिखनी है। लेट्स राइट द कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन है? एम्पलीट्यूड की, इंटेंसिटी की, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, चार बातें यहाँ पे लिखनी है। पहले हमने फॉर्मूला ओपन किया एम्पलीट्यूड का। क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया A1, सेकेंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड हमने मान लिया A2। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि क्लास 12th में जाएंगे ना तो ये एज इट इज़ टॉपिक मिलेगा हमें जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस फाई, कंप्लीट कॉस फाई की वैल्यू डिफाइन करेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तब जाके ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब -1। कॉस की वैल्यू सबसे मिनिमम कितनी होती है, -1। मैक्सिमम कितनी होती है कॉस की वैल्यू, +1 होती है। तो जहाँ जहाँ -1 आंसर आएगा, क्या सिर्फ 180 डिग्री पे -1 आंसर आता है क्या? नहीं। 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे फाई का आंसर -1 आता है। मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन दिस टू वेव इफ़ इट इज़ पाई, यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे इनका फेज डिफरेंस क्या है, पाई, ठीक है। ये आधा चल चुका है, उसके बाद ये यहाँ से चल रहा है। सो ये और ये पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई। ये नीचे है, ये ऊपर है, मतलब 180 डिग्री है ना। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, अगर ये दो पॉइंट है, ये टॉप वाला पॉइंट है और ये बॉटम वाला पॉइंट है। इन टर्म्स ऑफ फेज देखा जाए तो टॉप और बॉटम वाले पॉइंट के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ तो वो कितना होगा, पाई। मतलब वो एक इंस्टेंट पे एक वेव का पॉइंट नीचे है, वही दूसरे वेव का पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर है, मतलब फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना है, पाई, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ये डिस्टेंस यहाँ पे लेकर आऊँ, यहाँ पे, तभी भी फेज डिफरेंस बढ़ेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब अभी ये सिचुएशन में, पहली सिचुएशन क्या थी बच्चों, ये वाली, पाथ डिफरेंस कितना था ये सिचुएशन में, पाई। मैं नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा वो जानना चाहता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने आगे गया, नहीं ये तो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, ऐसा चलेगा तो थोड़ा आगे लेकर आते हैं। हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा 3 पाई। आगे चलते जाएंगे ये वाले पॉइंट तक, अगर ऐसी वेव की सिचुएशन है आगे पीछे, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा 5 पाई का, ठीक है। इसका मतलब है कि 2n-1 पाई के टर्म में अगर हमें मल्टीपल्स लेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें बताएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको जनरलाइज हमने लिख लिया कि डेल्टा फाई इट इज़ 2n-1 इंटू पाई, ठीक है। कई किताबों में 2n+1 लिखा होता है, वो गलत नहीं होता है, बस हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि n की वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 सो ऑन। यहाँ पे 2n+1 भी लिख सकते हो, तब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना, ठीक है। ऑलराइट,
ये तो हुई डेल्टा फाई की बात, फेज डिफरेंस की बात। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी बोलना पड़ेगा ना कि पाथ डिफरेंस इनके बीच में कितना है। ठीक है, ये आधा वेव चला, ये आधा वेव ज़्यादा चला इससे, तो डिस्ट्रक्टिव बना। तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। कितना होगा वो, लैम्बडा बाई 2। ये इतना पूरा कितना होता है, दिस इज़ नथिंग बट लैम्बडा। इसका आधा करोगे ये वाला पोर्शन, ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताएंगे तो कितना आएगा बेटा, लैम्बडा बाई 2। ये उतना ही डिस्टेंस है ना, दिस इज़ नथिंग बट लैम्बडा बाई 2 विच इज़ मेकिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अगर हम डेल्टा एक्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, हमें एक फॉर्मूला पता है जो हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, डेल्टा 5, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डेल्टा 5 इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, और वो के को क्या हम लिखते हैं, इस के को क्या लिखते हैं बच्चों, 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्बडा। डेल्टा 5 पुट करेंगे 2n-1 इंटू पाई इज इक्वल्स टू ये 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई और पाई कट हो जाएगा, हमें डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा 2n-1 इंटू ये लैम्बडा ऊपर 2 नीचे। दो फॉर्मूले यहाँ से आए, कंडीशंस आई। ठीक है, डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स के। ओके, फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से 2n-1 पाई, और n की वैल्यू 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक, अच्छा अगर डेल्टा फाई पाई है तो डेल्टा एक्स कितना होगा वहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट लैम्बडा बाई 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वही सिचुएशन, लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस वहाँ पे कितना होगा, पाई। अगर फेज डिफरेंस 3 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 2 पुट करो, 4-1 3, इट इज़ 3 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाला पाथ डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा वो, 5 लैम्बडा बाई 2। तब फेज डिफरेंस कितना होगा, 5 पाई। ठीक है, यह इसकी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने समझाने की कोशिश की। दिस corresponds to that. Yeah, when there is a pi angle of phase difference, वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, लैम्बडा बाई 2। कौन सी कंडीशन है वो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक, क्या यही सिचुएशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या, नहीं। अगर फेज डिफरेंस 3 पाई है तो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ डिफरेंस कितना बनेगा वहाँ पे, 3 लैम्बडा बाई 2। ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। चलो अभी एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अकेली वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है क्या, नहीं। कितनी वेव्स चाहिए ये होने के लिए, 2 से ज़्यादा नहीं, हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में 2 ही वेव का इंटरफेरेंस हमारे सिलेबस में। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें मिला था। ठीक है, इंटेंसिटी का भी डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है। बताओ फिर से फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस 5। ठीक है, सो यहाँ पे वो डेल्टा 5 पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा 5 लिखना चाहिए लेकिन हमेशा हम 5 ही लिखते हैं। ठीक है, होता क्या है लेकिन वो डेल्टा 5। पहली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे पाई पुट कर दे क्या, तो इंटेंसिटी मिल जाएगी हमें I1 प्लस पाई पुट करो, 3 पाई पुट करो, 5 पाई पुट करो, आंसर तो वही आने वाला है, प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस पाई। कितना होता है कॉस पाई भाई, -1/2। सो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, यहाँ पे बना देंगे उसको -2 रूट I1 इंटू I2, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1। सर फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस 3 पाई की, कॉस पाई भी -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1, कॉस 5 पाई की वैल्यू भी -1। ठीक है, तो इट इज़ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस।
अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये ऐसा दिखेगा क्या, एक बार चेक करना। रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो इंटेंसिटी हमें मिली है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में, ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? minimum. ये मिनिमम होगी, बराबर है, हमने लिख दिया इसको। I1 माइनस रूट I2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में ये इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। फार्मूला कितने हुए अभी तक, 7, यहाँ पे फार्मूला हो गए 8 फार्मूला अभी तक इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किए। इंटेंसिटी को भी हमने देख लिया, ठीक है। एक ज़रूरी पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इंटरफ्रेंस, छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दो अगर हम वेव्स लेते हैं, ठीक है, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है, दिस इज़ ए वेव, दिस इज़ बी वेव, ठीक है। हमने कहा कि ये पी पॉइंट पे आएगी, पी पॉइंट पे आएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने कहा कि लेट से डिस्टेंस है डी, ठीक है। और जब वो पी पॉइंट पे आएगी ये वाली वेव, ठीक है, और ये बी वाली वेव वहाँ पे जब आएगी, तो हमने देखा कि लेट से कि यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 फॉर्म हो रहा है जब ये दोनों वेव्स पी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है क्या? अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, कोई मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ पी डैश, ठीक है, जब ये दोनों वेव्स पी डैश पे आएंगी, ये जब दोनों वेव्स पी डैश पे आएंगी और ये येलो वाली यहाँ से, क्या ज़रूरी होगा क्या कि जब ये पी पॉइंट पे आएगी दोनों वेव्स ए और बी, क्या यहाँ पे भी डेल्टा x 0 होना चाहिए? क्या ज़रूरी है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों वेव्स यहाँ पी पे जा रहे थे तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से जा रहे थे, तो हम कह सकते थे कि हो सकता है यहाँ पे डेल्टा x 0 हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी है क्या कोई दूसरा पॉइंट हो, कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो, कोई चौथा पॉइंट यहाँ पे हो, जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे मीट हो तो वहाँ पे भी फेज डिफरेंस 0 हो? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए वाली वेव है वो डी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है पी डैश पॉइंट पे आने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये डी डिस्टेंस लैम्डा के बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर या किसके बराबर है, तब जाके हम पी डैश पे देख सकते हैं कि वो फेज डिफरेंस 0 है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि when two waves arrive at a given point in a plane, if two waves, ऐसा लिखेंगे, if two waves produces constructive interference at a given point in a plane, at a given position in a plane, but does not necessary to have same condition, when they arrive at different position in a given plane, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इट डजेंट मीन कि कोई दूसरे पॉइंट इन द सेम प्लेन व्हेन दे अराइव प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, ठीक है। देखते मैंने जो लिखा है वो मीनिंगफुल लिखा है या नहीं, बट डज नॉट नेसेसरी टू हैव सेम कंडीशन मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन व्हेन दे अराइव एट डिफरेंट पोजीशन इन गिवन प्लेन, ठीक है। अभी वक्त आ गया है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो लिख ले इतना पॉइंट,
पीछे वाला भी क्लियर हो गया, कंडीशन हमने की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखो। ऐसा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब जो दो वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, इनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। सो टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशो गिवन है 9:1 आर सुपर इम्पोज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरफेरेंस कर रही है, इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया सुपर इम्पोज्ड। हमें पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी फॉर these टू waves फॉर गिवन कंडीशन, ठीक है। दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा पहला क्वेश्चन, तुम लोग इसे ऑब्जर्व करना पहले। दो सोर्सेस S1 S2, मतलब दो वेव्स यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे आएगी, ठीक है। इनके इंटेंसिटी का रेशो दिया है I1:I2। मान लेते पहले वेव की इंटेंसिटी है I1, दूसरे की I2 है। रेशो दिया है हमें 9:1, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी है 9, इसकी इंटेंसिटी 1, इसके रेशो में दिया है। हमें पूछा है कि जब वो पर्टिकुलर पॉइंट P पे आएगा, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती और मिनिमम इंटेंसिटी वहाँ पे क्रिएट होती तो उसका रेशो बताओ हमें, ठीक है। हमें बताओ I max अपॉन I minimum, इसका रेशो बताओ। हमें पता है I max कब आएगा, जब ये दोनों वेव्स P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। दो वेव्स इस पॉइंट पे आएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो I मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी, ठीक है। और इंडिविजुअल इंटेंसिटीज हमें दी है I1 एंड I2, ठीक है। I max और I minimum हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमें पता है क्या I max और I minimum का फॉर्मूला? यस, हमें पता है। क्या फॉर्मूला है I max का, I max और I minimum का? हमने पीछे देखा, I max मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूला मिलना चाहिए, ये वाला मिला हमें, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। I minimum मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो फॉर्मूला मिलेगा, ये यहाँ पे हमें मिला √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आके इसे पुट करते हैं। I मैक्सिमम का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी देखा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम क्या होगा? यस, लाइट चली गई थी। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। नेटवर्क मैंने मोबाइल पे स्विच कर दिया। यस, एक बार चेक करना स्क्रीन, आवाज़, एवरीथिंग गुड? Yes. क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। सो I मिनिमम को लिख लेंगे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे पास I1 I2 का रेशो है, क्या करेंगे? अभी मैथ्स करेंगे पूरा। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, √I2 कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर से अगर मैं √I2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, √I2 कैसे आएगा? तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर मैंने देखा √I1 अपॉन √I2 बचेगा, प्लस √I2 बाहर लेके आए हैं, √I2 बाहर लेकर आए हैं हम, तो यहाँ पे √I2 का स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। ये हमने ग्रेविटेशन में भी लगभग इस प्रकार से कुछ किया था। डिनॉमिनेटर से समीक्षा, तुझा माइक व्हिडिओ ऑन झालेला आहे, यू कॅन स्विच इट ऑफ। अच्छा, ठीक। डिनोमिनेटर में अगर हम √I2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा बाहर? √I2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहिए ऊपर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बच्चों? अंदर क्या बचेगा? अगर √I2 कॉमन ले लिया है, डिनोमिनेटर की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान दो तुम, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में? बोलो, डिनोमिनेटर में क्या लिखें? √I1 by I2 -1
यस, रूट में I1 अपॉन I2 माइनस 1, ये और ये कट हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। क्या बचा अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में, देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहिए, सर स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हो गया, लिख दिया। ये पता है ना हमें I1/I2 कितना है, 9/1, तो यहाँ पे √9/1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा √9/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √9/1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सबको समझना चाहिए। 3/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 दैट इज़ ये 4 का स्क्वायर, 3 - 1 दैट इज़ ये 2 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा ये, 16/4 दैट इज़ 4। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा था, वो आ गया 4:1। 4 आया, मतलब अपॉन में 1 ही होगा, 4:1। क्लियर है ये, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशो हमें मिला 4:1। स्टार्टिंग में पूछा था, दो इंटेंसिटीज दी थी हमें, दो कोरेंट सोर्स, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो, ऐसे दो सोर्सेज से किसी पॉइंट पी पे आएंगे, तब हमें उसका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा था, और अपनी इंडिविजुअल इंटेंसिटी ये थी 9 और 1 के रेशो में। तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे कब होगा, जब सेम फेज में आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। और ये I1 I2 वाले सोर्स अगर डिफरेंट फेज में आते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी वहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला था आई मैक्स और आई मिनिमम के लिए, उसके अंदर हमने कुछ मैथमेटिक्स का जलवा दिखाया, √I2² बाहर आ गया, अंदर हमें I1/I2 के रेशो के टर्म में मिला, जो कि गिवन था, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, 4:1 हमें आंसर मिला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है और मेरे पास, हम उससे देखते हैं। तुम लोग अभी इसे मुझे करके दिखाओ। यहाँ पे क्या लिया था हमने, ओके ये हो गया। चल, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखूं, 2 waves which have same frequency comma intensities are in the ratio of 9:16, find the ratio of maximum to minimum intensities of resultant waves if these two superimpose। चलो करो इसे। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का रेफरेंस चाहिए। 49:1। ओके Hi, sir. 49:1. ठीक, Yes, sir, 49:1. चलो स्टेप्स बताओ कैसे करें। सर आई मैक्स को Last I1 question + I2 का स्क्वायर लिखेंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, यही निकालना है। इसी का ही कुछ पोर्शन ले लेते हैं हम। √I1 + I2 + 1, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये √I1 अपॉन I2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे √I1 अपॉन I2 - 1 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये 9/16
प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9/16 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। रूट 9 कितना है 3, रूट 16 4 प्लस 1 ये इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये 7 7/4 होल स्क्वायर और ये कितना आएगा minus -1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज़ ये 49/1 आएगा। 4 स्क्वायर तो कट ही हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 49:1 आया। ठीक है, एक एग्जांपल और करें। Two coherent sources have amplitudes in the ratio, इस बार एम्पलीट्यूड दे दिया जिसका रेशो दिया है 3:5 और बोला है फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम intensities when these two superimposed। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस करेगी। चलो देखते कौन सॉल्व कर सकता है। गिवन डेटा लिख रहा हूँ मैं बस। यहाँ पे क्या दिया है, 2 सोर्सेज दिए हैं S1 एंड S2। ठीक है, थोड़ा ढंग से निकालता हूँ। एक दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1, जिसका एम्पलीट्यूड A2। A1/A2 का रेशो बेटा यहाँ पे दिया है 3/5, 3/5 और हमें इंटेंसिटी पूछा है। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा है। I max अपॉन I मिनिमम का रेशो हमें पूछा है। क्या लगता है या लगता भी नहीं है, जनता हमारी सो गई है। साक्षी, मयूर, दर्शन, गौरांग, ईशा, साधिका, ऐश्वर्य, आकांक्षा, पूर्वायुष, अभिषेक, लोकेश, निशिगंधा, नीति, ओम, रेणुका, समीक्षा, श्लोक, ओके, श्रेया, सोहम, तेजस्वी, श्री, कामेश। एब्सेंट कौन है? गांधी जी एब्सेंट है आज। बराबर पहचान, ठीक, देखते हैं। चलो बताओ क्या करें, कैसे करें। हमें एम्पलीट्यूड का रेशो दिया है, इंटेंसिटी का पूछा है, साक्षी ने जवाब दिया। साक्षी कोई मेथड हमें बता सकते हो? सर वो फॉर्मूला है ना, I is directly proportional to A square. So I is equals to directly K. proportional to A square. So I is equals to K A square लिखेंगे, बराबर। ओके, फिर So we will फिर write A now square की value I1 मिल को, जाएगी। I1 को लिखना यहाँ से K A1 स्क्वायर, I2 को यहाँ से लिखेंगे K इंटू A2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बिकॉज वी हैव द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये K क्या है, कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो I1 और I2 के लिए हमने लगा दिया। ठीक है, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो भी पता है ना I1 I2 के टर्म में। अभी जस्ट हम पीछे कर रहे थे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं थ्रू द क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, पहले एक तो तरीका समझ लेते हैं।
दूसरा तरीका हम यहाँ करेंगे, ठीक है। ये तो एक आ गया। जब हमने पीछे के ये 2 क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम, इसका ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला ही बना दे तो कैसा रहेगा? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा, देखो √I1 अपॉन √I2 प्लस 1 है, तो ये हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको। अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ यही फॉर्मूला यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये √I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय √I2 आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा लिख सकते हैं I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाय √I2 इसका स्क्वायर। यस और नो, लिख सकते हैं हम ऐसा। तो ये कट हो जाएगा, गेट कैंसल्ड आउट। I max upon I minimum, what it will come out? I1 plus I2 upon I1 minus I2, ऐसे ही आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं हमें एम्पलीट्यूड दिया है, ओके, और इंटेंसिटीज के रेशो हमें पूछे हैं। All right. Okay. How should we proceed? How should we proceed? हमें मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो पूछा। यस साक्षी, प्लीज हेल्प अस आउट। कैसे करें? ये तो I1 I2 आ जाएगा यहाँ से। हमें पूछा इन्होंने, चलो मैं ही बता देता हूँ, I max और I minimum का रेशो पूछा है, ठीक है। अगर इसी को ही मैं लिखूँ I max, सो मैं लिख सकता हूँ K इंटू A max का स्क्वायर होना चाहिए ये। I minimum हम लिखेंगे तो इसको K इंटू A minimum का स्क्वायर लिखना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। ये तो जनरल एक्सप्रेशन हुआ ना कि A1 एम्पलीट्यूड है तो I1 इंटेंसिटी आएगी। हमें मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो पूछा है, किसका? इंटेंसिटीज़ का। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में तो ये रिलेशन है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि I max, ये रिलेशन देखते हैं, I max, इसको ज़रा होल्ड डाउन करना, कहीं गलत मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। कॉल आ गया था बीच में, अभी मैं नेटवर्क स्विच कर देता हूँ। लाइट आ गई है, यस, नेटवर्क यहाँ आ जाए। देखो अभी मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हेयर मी क्लियरली? ठीक, हाँ सर। हम यहाँ बात कर रहे थे मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन हमने लगाया, एक कांस्टेंट डाल दिया ताकि इक्वल टू के टर्म में लिख सके। तो I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर लिखेंगे। हमें मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो पूछा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। ये एक तरीका हो गया। पीछे जो ये कर रहे थे, लेट मी सी कि ये कुछ गलत सा आ रहा है, सो इसको हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, ओके, ठीक। सो I max अपॉन I minimum जब हम करेंगे, सी दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, के कट हो जाएगा, वो A max का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A minimum का स्क्वायर करने से आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 प्लस A2। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 माइनस A2, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। हमें गिवन है रेशो 3:5, वहाँ पे पुट कर देंगे, लेट्स सब्स्टिट्यूट। कितना आएगा ये? आएगा ना 3:5 दिया है तो एडिशन में के आ जाएगा, सो इसको लिखेंगे 3K प्लस 5K डिवाइडेड बाय 5K। इंटेंसिटी निगेटिव नहीं होती कभी, सो विल टेक द पॉजिटिव नंबर फर्स्ट। मैं 5K पहले लिखता हूँ। सर ये K कहाँ से ला रहे हो आप? 5K प्लस 3K। एम्पलीट्यूड का रेशो है 3:5, तो मैं इसको A1 को 3K लिख सकता हूँ और A2 को मैं 5K लिख सकता हूँ,
सो 5k माइनस यहाँ पे इसको लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर है, इट शुड बी होल स्क्वायर, राइट, ऐड कर दिया। सो 5k प्लस 3k कितना होगा? 8k, 8k का होल स्क्वायर, 5k माइनस 3k 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर k तो वैसे भी चला जाएगा ना, तो कई बार इसको 5 प्लस 3 5 माइनस 3 में भी लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आएगा 16:1। एक बार फिर से देखना बच्चों, यहाँ से आई मैक्स अपॉन आई में मिनिमम हम इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिखते हैं हम। मिनिमम एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a1 बाई a2 का रेशो दिया है तो 3:5, तो a1 को मैं लिख सकता हूँ 3k और a2 को लिख सकता हूँ मैं 5k, ठीक है। ये तो रेशो था तो हमने इक्वल टू के टर्म में कुछ k से मल्टीप्लाई करके बना दिया। तो 5k प्लस 3k 5k माइनस 3k 8k अपॉन 2k का होल स्क्वायर k कट हो जाएगा 64/4 दैट इज 16:1। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हो गया ये आंसर, यहाँ पे क्लियर है। इस तरीके से हमने मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो फाइंड आउट किया विच इज़ कमिंग आउट टू बी 16:1, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ये सेकेंड वाले मेथड से आई गॉट दैट कि कैसे करना है उसे, कॉपी बैकग्राउंड पेस्ट, ठीक है। हम सेकंड तरीके से भी जा सकते हैं। कैसे होगा सेकंड तरीका? देखो, आई मैक्स टू आई मिनिमम का भी हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्टली, ठीक है। इसको एक तो मैंने एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा लास्ट a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के टर्म में, या a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर के टर्म में, राइट, एम्पलीट्यूड के टर्म में होगा। इंटेंसिटी का खुद का भी फॉर्मूला हमें पता है ना। आई मैक्स कब आता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने पीछे देखा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गए हम। आई मैक्स कब आता है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिखने से, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिखने से वो हमें मिल जाएगा। तो मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर करने से आई मैक्सिमम आता है, डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर करने से हमें मिनिमम मिल जाएगा। सो ये तगड़ा रिलेशन हमें मिला, इसे याद रखना। जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, ये वाला कब यूज़ करेंगे? जब हमें a1 बाई a2 का कुछ रेशो दिया है, ठीक है। ये वाला कब यूज़ करेंगे? जब I1 बाई I2 का रेशो गिवन है, तब ये वाले फॉर्मूला से हम चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब I1 बाई I2 पुट करना होगा तो √I2 का स्क्वायर कॉमन लेके हमने इसे सॉल्व किया था। 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। DPP में और क्वेश्चंस मिलेंगे, आज DPP में सेंड कर दूंगा। पिछले DPP का कल सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। आई होप तुम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेव, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। फिर छोटी मोटी बातें आएंगी, डॉपलर इफेक्ट वगैरह, वो रिवीजन के वक्त हम कर लेंगे। जैसे SHM का कुछ पोर्शन बाकी है, छोटे मोटे पॉइंट्स, वो रिवीजन में हम करेंगे। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होता है, SHM की रिवीजन हो गई, हम यहाँ पे फिर से वेव्स की रिवीजन करेंगे, तब मैं डॉपलर इफेक्ट बता दूँ। सो दिस टॉपिक विल टेक अनदर 3 days, 2 to 3 days, ठीक है। देन विल डू द रिवीजन। कुछ एक ऐसे पॉडकास्ट टाइप मुझे करना है तुम लोगों के साथ, इंटरेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर करिकुलम, बट इट विल बी रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज़ माई प्लान। सो नई बैच मैंने स्टार्ट की है क्लास 11 की, तो उसके वजह से थोड़ा जो प्लानिंग है वो डिसबैलेंस हो रहा है। नेवरदलेस आई विल लेट यू नो द सून व्हाट्स द प्लान। संडे के लिए एग्ज़ाम है, बस इतना याद रखो, इस संडे हमारी एग्ज़ाम है ऑसिलेशन के ऊपर। जितना आज के लेक्चर तक मैंने सिखाया उतना ही आएगा संडे के लेक्चर में, संडे की एग्ज़ाम में। इसका DPP बचा हुआ 3rd या 2nd DPP मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर से ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसे सॉल्व कर लो।
फर्स्ट डीपीपी का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है, कितने क्वेश्चन सही गलत है वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सभी वीडियोस वेव्स मोशन के यूट्यूब के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज का भी रिकॉर्डिंग जस्ट